Good afternoon, dear students. Next topic in nuclear physics is mass defect and binding energy. One of the important topic for your board, for your university exam, as well as for your competitive exam. So, dear students, let us consider an example of deuteron. Dear student, we know deuteron is 1H2. And this deuteron is actually composed of or made up of one proton and one neutron. It's not a nuclear reaction. You can say that a deuteron is made up of a proton and a neutron. Proton is nothing but न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो प्यारे बच्चों, जो एक प्रोटॉन या यू कैन से हाइड्रोजन एटम है, इसका अगर हम मास कंसिडर करें, से हाइड्रोजन एटम, देन इट्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज 1.0078 atomic mass unit. And dear student, mass of a neutron is 1.0087 atomic mass unit. तो प्यारे बच्चों, ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना है, या आप कह सकते हैं कि ड्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन से बना है। तो हाइड्रोजन एटम का मास ये हो गया, न्यूट्रॉन का मास ये हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है प्यारे बच्चों 2.0165 एटॉमिक मास यूनिट। अब इन दोनों से ये बना है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इसका मास है वो इतना होना चाहिए, परंतु ये नहीं ऑब्जर्व हुआ। और हमने क्या देखा कि जो ये तो हमारा एक्सपेक्टेड मास था, एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रॉन वो इतना है, बट रियलिटी में रियल मास जो ड्यूट्रॉन का हमने ऑब्जर्व किया वो था प्यारे बच्चों 2.0141 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि ये इनसे बना है, तो जो इनका मास है उतना ही मास हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल जो मास आया, रियल जो मास है ड्यूट्रॉन का, वो इससे कम था। और कितना कम था प्यारे बच्चों? इनका जो डिफरेंस था दैट वाज 0.0024 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेज। ये थोड़ा मास नहीं है, काफ़ी मास है। अब बात यह आती है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, यानी ड्यूट्रॉन जो है इन दो चीज़ों से बना है, इन दो चीज़ों का जितना मास है उतना मास इसका होना चाहिए, बट हम ड्यूट्रॉन का मास देखते हैं वो इससे कम है। और ये जो हमने देखा ना, जो मास डेफिशिएंसी जो इसमें देखी, वो केवल ड्यूट्रॉन के केस में नहीं है। हम कोई भी न्यूक्लियाई ले लेते हैं, कोई भी न्यूक्लियस ले लेते हैं, आर्बिट्रली कोई भी लो, हर एक केस में ऐसा देखने को आया कि जो मास था न्यूक्लियस का वो हमेशा कम था उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन से। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरली हमने एक कोई न्यूक्लियस ले ली, एंड इन दिस केस प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस किससे बनी है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनी है। सो मास ऑफ न्यूक्लियस इससे MaZ, ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। नाउ लेट मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज Mn, एंड डियर स्टूडेंट एट मास ऑफ ए प्रोटॉन इज Mp। देन इसके जो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स का जो मास था, मीन्स इसमें प्रोटॉन कितने हैं? Z है, Z इंटू Mp। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, Mp इज मास ऑफ वन प्रोटॉन। सो ये क्या हो गया, जो इसके अंदर प्रोटॉन है उन सबका मास
प्लस जो इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास mn। अब ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। एंड एक्सपेरिमेंटली डियर स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट दिस मास वाज एक्चुअली ग्रेटर देन मास ऑफ द न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ दीज न्यूक्लियॉन्स। यानी अगर 10 प्रोटॉन है, 15 न्यूट्रॉन है, टोटल 25 हो गए, और 25 का मास ज़्यादा है उस न्यूक्लियस से जिसमें वो टोटल 25 है। तो इन जो मास का जो डिफरेंस था, यानी इसका मास इससे ज़्यादा था, तो इनका जो डिफरेंस था उसको हमने कहा मास डिफेक्ट। सो प्यारे बच्चों, मास डिफेक्ट हमारे पास आया मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स माइनस mass of nucleus. So it is denoted by say delta m, then ZMP plus A minus Z Mn minus M। A Z हमने छोड़ दिया इसमें, इसे कहते हैं हम प्यारे बच्चों मास डिफेक्ट। दिस इज द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस एंड दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसको जस्टिफाई भी हमें करना है कि ये एक्चुअल में मास जो है यहाँ पे जो हुआ, ये डिफरेंस जो आया मास में, वो क्यों आया और वो मास एक्चुअल में गया कहाँ। तो प्यारे बच्चों, ये कहाँ गया, तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम से समझता हूँ, ये मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस बनने वाली है, यानी एक न्यूक्लियस बनने का प्रोसेस हो रहा है। इसमें 6 तो हमने न्यूट्रॉन ले लिए और प्यारे बच्चों ये हमने 5 प्रोटॉन ले लिए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस बन रही है इनसे, ठीक है। ये एक इनसे न्यूक्लियस बनी और इस न्यूक्लियस में हमारे पास 1 2 3 4 5 तो हो गए प्रोटॉन और 6 हो गए न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये मिलकर के जब न्यूक्लियस बना तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज्ड हुई, ठीक है। और ये एनर्जी जो रिलीज हुई ये कहाँ से आई, ये इस मास से आई। यानी जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस प्रोसेस के दौरान, बनने के प्रोसेस के दौरान कुछ मास एनर्जी में तब्दील हो गया और वो एनर्जी बाहर सराउंडिंग्स में चली गई, ठीक है। और उसी के कारण जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, उस एनर्जी लॉस के कारण, उस एनर्जी रिलीज के कारण ही ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहले से ज़्यादा स्टेबल बनती है, जैसे मान लो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है। कभी भी देख लेना बच्चों, जब स्टेबिलिटी की तरफ कोई भी प्रोसेस जाता है, कोई भी फिनोमिना होता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो मास का जो डिफरेंस था, ये मास एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे किया, तो सिंपल सी बात है बच्चों, वेरीफाई एक हमारा जो एग्जाम्पल था इससे हो गया। इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस था वो इतना था 0.0024 U। सो अगर इसका हम एनर्जी इक्विवेलेंट देखें, सो इट्स एनर्जी इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2.22 MeV। मीन्स जब एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन एटम या एक न्यूट्रॉन कंबाइन हो करके न्यूट्रॉन बना रहे थे, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जब ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, अब मान लो आप इससे उल्टा अगर प्रोसेस करना चाहें, जैसे मान लो आप इससे ये बनाना चाहें, तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको फिर इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनसे ये बनाएंगे तो इनका मास ज़्यादा है। अब वो मास कहाँ से आएगा, तो जब आप इसमें से एक एक करके निकालेंगे, देन यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस समय आपकी जो एनर्जी है वो वापस मास में बदलेगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा
एक बच्चों का वो लेके आया हूँ। तो ये देखिए, ये मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक बोल्स है, और ये जो आप देख रहे हैं आप में, ये मैग्नेटिक बोल्स है एंड इट इज़ ए वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। सो अब ये जो है इसमें मान लो ये न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, अलग अलग कलर के थे नहीं, तो इसमें कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है, सब मान लीजिए। अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि मैं अब इसमें से इन सब को अलग अलग करना चाहता हूं, तो मैं इसको निकालूंगा तो आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, और मैं इसको ऐसे दूर दूर करके रख दूंगा। एंड ये स्टूडेंट यू कैन सी, और आप करके भी देखिए आप ये कितना स्टेबल है। मैंने एक को पकड़ा हुआ है, बाकी इसमें चिपके हुए हैं, और ऐसे एक एक करके मैं, क्योंकि ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, और ये दोनों दूर दूर रखना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इनको सभी को इस प्रकार से करके, और प्यारे बच्चों वो देखो 2 टच भी हो गए यहाँ पे, टोटली 12 थे, एंड आई हैव सेपरेटेड देम सक्सेसफुली। 1-2 को छोड़ के जो वापस में फिर दोबारा से मिल गए, ये देखिएगा, ठीक है। ये हमने इनको ये यहाँ पर रख देते हैं, इसको रुक जा भाई, ये यहाँ रख दिया, एक नहीं मान रहा, रख दिया। तो इनको जो अलग अलग करने में मुझे एनर्जी देनी पड़ी, वो इसका बाइंडिंग एनर्जी था, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस बनती है तो उस प्रोसेस में कितना एनर्जी निकली, वो बाइंडिंग एनर्जी है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि आप एक न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में स्प्लिट अप कर देते हैं अलग अलग, देन हाउ मच एनर्जी यू हैव टू अप्लाई इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। वो बात एक ही है। अब जितना एनर्जी मैंने इनको दूर दूर करने में लगाई है, उतना ही एनर्जी रिलीज होती है जब ये आपस में मिलते हैं, देन वी गेट एनर्जी। जैसे बच्चों ये एक न्यूक्लियॉन है, ये दूसरा न्यूक्लियॉन है, जब ये मिलेंगे आप देख लीजिए ये एनर्जी, यहाँ से एक साउंड आया है, थोड़ा हीट भी उत्पन्न होती है, थोड़ा इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आया है। और इस प्रकार से आप, मैं इसको माइक के पास रखता हूँ, और ये वापस दोबारा से एक इन्होंने स्टेबल स्ट्रक्चर बना लिया है। एंड डियर स्टूडेंट, अगेन नाउ इट इज एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियॉन विच इज ए न्यूक्लियस। सो जब ये मिल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब हम इनको दूर करना चाह रहे हैं ऐसे, तो ये एनर्जी ले रहे हैं, हमें एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, तभी ये दूर दूर होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें भी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन सेट होती है। अगर इस स्ट्रक्चर की आप बाइंडिंग एनर्जी निकालें कितनी होगी, तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स, पिक इट 1 by 1। तो इन सारों को अलग अलग करने के लिए आपको कितना एनर्जी लगानी पड़ती है, वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। और प्यारे बच्चों अगर आपने लड्डू खाए हों तो लड्डू खाने से पहले भी आपको क्या करना पड़ता है, उस लड्डू को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो लड्डू आप तोड़ते हैं उस लड्डू को तोड़ने में भी एनर्जी लगानी पड़ती है, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। एंड दिस इज एनालॉगस टू heat of formation of a chemical compound. When a chemical compound is formed, then some energy is released, and when you want to again decompose the compound, you have to supply some energy. So ये हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वो इसी मास से के इक्विवेलेंट है। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू c², विच इज, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था मास डिफेक्ट का, ZMP प्लस A माइनस जेड Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एंड c²। Here we are actually neglecting the contribution of electrons, because इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है किसी भी एटम में, वो एज कंपेयर टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नेग्लिजिबल है। तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, वी आर टोटली नेग्लेक्टिंग इट। और बाइंडिंग एनर्जी है ना बच्चों, ये बहुत स्ट्राइकिंगली हाई है, कम नहीं है ये। जैसे ड्यूट्रॉन की बात की हमने, ड्यूट्रॉन में अभी देखा 2.22 MeV इसका बाइंडिंग एनर्जी था। और एक इसमें एग्जाम्पल यह है बिस्मथ Bi83-209, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 1640 MeV।
इसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की बात करें, यानी कुछ छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दें, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारी, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन हमेशा मान सकते हैं कि और बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स जैसे जैसे ए बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा है, इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो फिलहाल इसका कोई मतलब एक विशेष सिग्निफिकेंस नहीं है कि जितना ए बढ़ाते जाओगे उतना ही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर कोई क्वांटिटी है तो वो है प्यारे बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको मैं डिनोट करूंगा BE बार से। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दिस इज BE बाई ए। ये जो क्वांटिटी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इसकी बजाय ये ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें बताती है कि कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी सीधे सीधे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताती है, ना कि बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।